दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज में आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखकर समसामयिक घटना चक्र द्वारा प्रकाशित जीएस पॉइंटर के आधुनिक भारत के इतिहास श्रृंखला को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। आज की वीडियो में आप देखेंगे इसका चौथा भाग। इस श्रृंखला के 3 भाग पहले ही हो चुके हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों खिलाफत आंदोलन महत्वपूर्ण था भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में, तो आज यहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे। खिलाफत आंदोलन से बनने वाले प्रमुख प्रश्न इस प्रकार हैं। पहला प्रश्न है, खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था? तो खिलाफत आंदोलन दोस्तों शौकत अली और मोहम्मद अली द्वारा प्रारंभ किया गया था। खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेताओं में से कौन थे? तो मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली जो थे वो खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेताओं में से एक थे। खिलाफत आंदोलन के मुख्य उद्देश्य थे दोस्तों, खिलाफत आंदोलन के मुख्य उद्देश्य थे वो थे भारत के मुसलमानों में ब्रिटिश विरोधी भावना उत्पन्न करना और दूसरा ओटोमन साम्राज्य की रक्षा और खिलाफत का रक्षण। अगला प्रश्न है, वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसे चुना गया था? बहुत ही महत्वपूर्ण है, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी को 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष चुना गया था। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया था? तो गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करने के लिए खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया था। अगला प्रश्न है, देखते हैं दोस्तों, वह जिसने खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों की एकता के एक ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में भी पुनः प्रस्तुत नहीं होगा। ये थे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों की एकता के एक ऐसे अवसर के रूप में देखा था जो 100 वर्षों में भी आगे पाया नहीं जा सकता था। अगला प्रश्न है, खिलाफत आंदोलन के दौरान हजीक उल मुल्क की पदवी किसने त्याग दी थी? खिलाफत आंदोलन के दौरान हकीम अजमल खान ने हजीक उल मुल्क की पदवी त्याग दी थी। अगला प्रश्न, वह जिसने गांधी जी को सावधान किया था कि मुस्लिम धार्मिक नेताओं और उनके अनुयायियों के कट्टरपन को प्रोत्साहित न करें? मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना ने गांधी जी को सावधान किया था कि वह मुस्लिम धार्मिक नेताओं और उनके अनुयायियों के कट्टरपन को प्रोत्साहित न करें। एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, देखते हैं दोस्तों, मोहम्मद अली, शौकत अली, अबुल कलाम आज़ाद तथा M.A. जिन्ना में महात्मा गांधी की खिलाफत आंदोलन में भागीदारी की भर्त्सना किसने की थी? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने गांधी जी की खिलाफत आंदोलन में भागीदारी की भर्त्सना की थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, खिलाफत आंदोलन का परिणाम क्या था? तो खिलाफत आंदोलन के परिणाम स्वरूप हिंदू मुस्लिम मतभेदों में कमी आई थी। वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिया था, स्वामी श्रद्धानंद। स्वामी श्रद्धानंद ने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिया था। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के खिलाफत आंदोलन का समर्थन किसने किया था? तो दोस्तों कांग्रेस ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन इसलिए किया था, खलीफा की पुनः स्थापना के लिए और दूसरा मुसलमानों की सहानुभूति प्राप्त करने के लिए। तो ये 2 कारण थे, इसलिए कांग्रेस ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया था, खलीफा की पुनः स्थापना और दूसरा मुसलमानों की सहानुभूति प्राप्त करना। अगला प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, मोहम्मद अली तथा स्वामी श्रद्धानंद में से खिलाफत आंदोलन का समर्थन किसने नहीं किया था? मदन मोहन मालवीय ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था, जबकि जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अली और स्वामी श्रद्धानंद ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया था। अगला प्रश्न है, वर्ष 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा जिसने गांधी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया था वो कहाँ हुई थी? तो ये इलाहाबाद में हुई थी और इसमें गांधी जी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व संभालने का अनुरोध किया गया था। अगला प्रश्न है, एक कथन है, इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए।
एचिंसन का ये कथन है, एचिंसन का ये कथन का संबंध किस घटना से है? तो ये खिलाफत और असहयोग आंदोलन 1919 से 22 के बीच में आया था, जिसमें एचिंसन ने कहा था कि इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए। अगला प्रश्न है, वर्ष 1921 का मोपला आंदोलन की शाखा थी खिलाफत आंदोलन की। तो वर्ष 1921 का जो मोपला आंदोलन खिलाफत आंदोलन की शाखा थी। अब आइए देखते हैं दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण असहयोग आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो दोस्तों पहला प्रश्न है असहयोग आंदोलन से संबंधित, वर्ष 1920 के नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव को किसने प्रस्तावित किया था? C.R. दास। C.R. दास ने 1920 के नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग को प्रस्ताव में प्रस्तावित किया था। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहला असहयोग आंदोलन कब शुरू किया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में शुरू किया था। महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन, तो दोस्तों असहयोग आंदोलन 1920 को महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन कहा जाता है और इसमें उन्होंने 1 वर्ष में स्वराज का नारा दिया था। गांधी जी ने 1 वर्ष में स्वराज का नारा असहयोग आंदोलन के दौरान दिया था। असहयोग आंदोलन के संबंध में सही कथन देखते हैं दोस्तों। इस आंदोलन की अवधि 1920 से 1922 तक थी, सही कथन है। दूसरा है कि 1 वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति इसका लक्ष्य था और तीसरा इसमें बहिष्कार की योजना थी। तो ये तीनों ही कथन असहयोग आंदोलन के संबंध में सही कथन है। असहयोग आंदोलन से दोस्तों कांग्रेस सर्वप्रथम जन आंदोलन बनी। असहयोग आंदोलन वह आंदोलन था जिसके द्वारा कांग्रेस सर्वप्रथम जन आंदोलन बनी, सही कथन है। दूसरा है कि हिंदू मुस्लिम एकता में वृद्धि हुई, ये भी सही है। और तीसरा जनता के मन से ब्रिटिश शक्ति का भय हट गया, ये भी कथन सही है। तो असहयोग आंदोलन से दोस्तों 3 जो कथन है सही कथन, कांग्रेस सर्वप्रथम यहीं से जन आंदोलन बनी थी, दूसरा हिंदू मुस्लिम एकता में वृद्धि हुई थी और तीसरा जनता के मन से ब्रिटिश शक्ति का भय हट गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी और जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था वह कौन सी उपाधि थी? वो था कैसर ए हिंद। कैसर ए हिंद की उपाधि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था। अगला प्रश्न है, कुछ ऑप्शन है, महात्मा गांधी, मदन मोहन मालवीय, तेज बहादुर सप्रू तथा चित्तरंजन दास में से असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत किसने छोड़ दी थी? तो चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास ने असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दी थी। अगला प्रश्न, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, मोतीलाल नेहरू तथा चित्तरंजन दास में से वह नेता जिसने असहयोग आंदोलन को समर्थन किया परंतु इसके परिणाम को नहीं देख सके थे। 1920 में ही बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई थी। दोस्तों बाल गंगाधर तिलक ने असहयोग आंदोलन को समर्थन तो दिया था लेकिन वह इसके परिणाम नहीं देख सके थे। राहुल सांकृत्यायन 1920 के असहयोग आंदोलन में कहाँ से सक्रिय थे? बहुत ही महत्वपूर्ण है। राहुल सांकृत्यायन दोस्तों बहुत ही प्रसिद्ध हिंदी के यात्रा वृत्तांत लेखक माने जाते हैं और इनकी बहुत सारी कृतियां भी हैं। राहुल का सांकृत्यायन इन्होंने 1920 के असहयोग आंदोलन में छपरा से अपनी सक्रियता प्रदर्शित की थी, छपरा बिहार से। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, असहयोग आंदोलन से संबंधित चौरी चौरा कांड की वास्तविक तिथि क्या है? चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जनपद में घटित हुई थी। तो चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 को ये गोरखपुर जनपद में स्थित है। अगला प्रश्न, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस क्यों ले लिया था? चौरी चौरा कांड के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। और एक महत्वपूर्ण बात ये देखिए, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल किसे कहा था? तो महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल चौरी चौरा की घटना के बाद कहा था। चौरी चौरा घटना के समय महात्मा गांधी कहाँ थे?
तो वो बारदोली में थे उस समय। और असहयोग आंदोलन 1920 में प्रारंभ हुआ था, लेकिन ये समाप्त कब हुआ, तो 1922 में समाप्त हुआ था। 1922 में चौरी चौरा कांड के बाद असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया गया था। अगला प्रश्न है, दिल्ली में 24 फरवरी 1922 को आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में असहयोग आंदोलन वापस लेने के लिए गांधी के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? डॉक्टर मुंजे। डॉक्टर मुंजे ने 24 फरवरी 1922 को आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में असहयोग आंदोलन वापस लेने के लिए गांधी के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव पारित किया था। असहयोग आंदोलन के स्थगन संबंधी घटनाओं का सही क्रम क्या है, तो उसके बारे में देखते हैं। पहला है चौरी चौरा में पुलिस गोलीकांड, दूसरा उग्र भीड़ द्वारा पुलिस थाना को जलाना, तीसरा गांधी जी द्वारा आंदोलन का स्थगन करना, और चौथा है गांधी जी की गिरफ्तारी। तो ये असहयोग आंदोलन के समय स्थगन संबंधी घटनाओं का सही क्रम था। घटनाओं का सही क्रम देखते हैं दोस्तों। पहले चौरी चौरा कांड, फिर बारदोली प्रस्ताव, उसके बाद असहयोग आंदोलन का स्थगन। तो ये सही क्रम है। 1923 से 28 के दौरान भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी गतिविधियों की पुनरावृत्ति का कारण क्या था? तो दोस्तों 1923 से 28 के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी गतिविधियां बढ़ी थीं, और इसकी पुनरावृत्ति का कारण ये था गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन करना। अगला प्रश्न, वह जिसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों के जलाए जाने पर महात्मा गांधी को लिखा कि यह निष्ठुर बर्बादी है। महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों को जलाए जाने पर किसने महात्मा गांधी को लिखा था कि यह निष्ठुर बर्बादी है? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। अगला प्रश्न, काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ, जामिया मिलिया तथा काशी हिंदू विश्वविद्यालय संस्थाओं में से असहयोग आंदोलन 1920 से 22 के दौरान स्थापित कौन सी की गई थी? तो ये कौन सी संस्थाएं हैं दोस्तों जो स्थापित की गई थी? ये काशी विद्यापीठ स्थापित हुई थी, गुजरात विद्यापीठ और जामिया मिलिया विश्वविद्यालय, ये तीन संस्थाएं असहयोग आंदोलन के दौरान स्थापित की गई थी, जबकि काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना वर्ष 1916 में ही किया जा चुका था। अगला प्रश्न है, 1921 से 22 के असहयोग आंदोलन का मुख्य प्रतिफल क्या था? तो 1921-22 में जो असहयोग आंदोलन था, इसका मुख्य प्रतिफल हिंदू मुस्लिम एकता था। सुमेलन करना है सही सुमेलन दोस्तों। तो सही सुमेलन इस प्रकार है, वर्ष और उससे संबंधित घटनाओं का। 1885 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, 1905 बंगाल विभाजन, 1909 मार्ले मिंटो सुधार और 1930 सविनय अवज्ञा आंदोलन। एक और सुमेलन से संबंधित है, 31 दिसंबर 1929 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, जिसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। 23 मार्च 1931 आप जानते हैं भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी। 1 अगस्त 1920 असहयोग आंदोलन का प्रारंभ, और अप्रैल 1919 रौलट सत्याग्रह से संबंधित है। अगला देखते हैं दोस्तों, कथन और कारण से संबंधित है। महात्मा गांधी द्वारा 1922 में असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया था, ये कथन है। इसके कारण में देखिए, इस स्थगन का CR दास एवं मोतीलाल नेहरू द्वारा विरोध किया गया था। तो A और R दोनों सही हैं दोस्तों। महात्मा गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन चौरी चौरा घटना के बाद स्थगित कर दिया था, लेकिन इसका कारण जो बता रहे हैं कि इस स्थगन का CR दास एवं मोतीलाल नेहरू द्वारा विरोध किया गया था। तो कारण भी सही है, R सही है, लेकिन A की सही व्याख्या नहीं करता है। इसका जो विरोध किया गया था इसके कारण नहीं स्थगित किया गया था, बल्कि चौरी चौरा घटना के कारण असहयोग आंदोलन को रोक दिया गया था। अब आइए देखते हैं अगला जो टॉपिक है, स्वराज पार्टी का गठन वर्ष 1923। इससे स्वराज पार्टी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। भारत में स्वराज पार्टी की स्थापना जिन कारणों से हुई थी, वे कारण कौन कौन से हैं? तो स्वराज पार्टी के गठन के जो कारण हैं दोस्तों, पहला है गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन वापस लेना, दूसरा है काउंसिलों में प्रवेश कर उन्हें काम न करने देना,
1919 के भारत शासन अधिनियम का उच्छेदन करना। तो दो मुख्य कारण थे स्वराज पार्टी की स्थापना के। पहला कारण ये था गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन वापस लेना, और दूसरा कारण था काउंसिलों में प्रवेश करके उन्हें काम न करने देकर 1919 के भारत शासन अधिनियम का उच्छेदन करना। अगला प्रश्न देखते हैं, स्वराज पार्टी का निर्माण करने के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष पद से किसने त्यागपत्र दिया था? CR दास। चितरंजन दास ने दोस्तों स्वराज पार्टी का निर्माण करने के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दिया था। स्वराज पार्टी का गठन किस आंदोलन की असफलता के बाद हुआ था? तो दोस्तों स्वराज पार्टी का गठन असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद हुआ था, और मोतीलाल नेहरू और CR दास द्वारा वर्ष 1923 में गठित पार्टी का नाम क्या था? तो ये स्वराज पार्टी थी। इसकी स्थापना वर्ष 1923 में मोतीलाल नेहरू और CR दास द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, कुछ ऑप्शन है। मोतीलाल नेहरू स्वराज दल के नेता थे। श्रीनिवास अयंगर, चितरंजन दास, विट्ठल भाई पटेल तथा C राजगोपालाचारी में से दल में कौन नहीं था? तो C राजगोपालाचारी स्वराज दल में नहीं थे, जबकि श्रीनिवास अयंगर, चितरंजन दास और विट्ठल भाई पटेल ये लोग स्वराज दल में शामिल थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, मोतीलाल नेहरू, CR दास, NC केलकर तथा राजेंद्र प्रसाद में से एक स्वराज पार्टी से संबंधित कौन नहीं थे? तो राजेंद्र प्रसाद स्वराज पार्टी से संबंधित नहीं थे, जबकि मोतीलाल नेहरू, CR दास और NC केलकर ये लोग स्वराज पार्टी से संबंधित थे। देशबंधु नाम से किसे जाना जाता है? तो चितरंजन दास देशबंधु नाम से प्रसिद्ध हैं। अगला प्रश्न है, स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं। स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं, CR दास का कथन है। अगला प्रश्न है, कांग्रेसी नेताओं द्वारा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट की निंदा करने पर कई नरमपंथियों ने पार्टी को छोड़कर किस पार्टी का गठन किया था? तो कांग्रेसी नेताओं द्वारा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो सुधार थे उनकी निंदा करने पर कई नरमपंथियों ने पार्टी को छोड़कर इंडियन लिबरल फेडरेशन पार्टी का गठन किया था। अगला प्रश्न, 16 दिसंबर 1922 को इंडिपेंडेंट पार्टी बनाने का निर्णय किसने लिया था? तो 1922 में इंडिपेंडेंट पार्टी मदन मोहन मालवीय और मोतीलाल नेहरू ने बनाने का निर्णय लिया था। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रथम भारतीय अध्यक्ष या स्पीकर किसे चुना गया था? सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रथम भारतीय अध्यक्ष विट्ठल भाई जे पटेल को चुना गया था। अगला प्रश्न है, वे राष्ट्रीय नेता जो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे? विट्ठल भाई पटेल। अब आइए देखते हैं दोस्तों साइमन कमीशन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो दोस्तों साइमन कमीशन वर्ष 1928 में भारत आया था। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन के आने के विरुद्ध भारतीय जन आंदोलन हुआ था, इसका क्या कारण था? इसका ये कारण था कि साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय व्यक्ति सदस्य नहीं था। अगला प्रश्न, साइमन आयोग कब नियुक्त किया गया था? वर्ष 1927 में साइमन आयोग नियुक्त किया गया था। और दोस्तों 1928 में साइमन कमीशन भारत में जिस उद्देश्य से आया था तो वो था प्रशासनिक सुधार पर विचार करने के लिए। 1928 में साइमन कमीशन भारत में प्रशासनिक सुधार पर विचार करने के लिए आया था। अगला प्रश्न, साइमन कमीशन का वह सदस्य जो उदारवादी दल का था? तो सर जॉन साइमन साइमन कमीशन में उदारवादी दल के नेता थे। किसके सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था? लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन के सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था। कथन कारण से संबंधित एक प्रश्न है दोस्तों, कांग्रेस ने साइमन आयोग का बहिष्कार किया था। कारण है साइमन आयोग में एक भी सदस्य भारतीय नहीं था। तो दोस्तों ए और आर यानी कथन और कारण दोनों सही है तथा आर सही व्याख्या एक ही करता है। साइमन कमीशन के संबंध में सही कथन देखते हैं दोस्तों, कौन कौन से कथन सही हैं।
तो पहला कथन है कि साइमन कमीशन की नियुक्ति 1919 एक्ट के क्रियान्वयन की पूछताछ या जांच के लिए की गई थी। बहुत ही सही है, ये सही कथन है साइमन कमीशन के संबंध में। जो 1919 का एक्ट था, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट, इसकी क्रियान्वयन की जांच के लिए इसकी नियुक्ति की गई थी। इसके अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे। और तीसरा है कि उसने संघीय प्रकार की सरकार के लिए संस्तुति की थी। और चौथा सही कथन है कि भारतीय नेताओं ने उसका विरोध किया था। अगला प्रश्न, साइमन कमीशन की सिफारिशों के संदर्भ में क्या सही है? तो साइमन कमीशन इसने प्रांतों में द्वैध शासन को उत्तरदायी सरकार द्वारा प्रतिस्थापित करने की संस्तुति की थी। साइमन कमीशन ने प्रांतों में द्वैध शासन को उत्तरदायी सरकार द्वारा प्रतिस्थापित करने की संस्तुति की थी। लाला लाजपत राय कब घायल हुए थे? तो दोस्तों, साइमन कमीशन के विरोध में हुए लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय घायल हुए थे। पंजाब केसरी की उपाधि किसे दी जाती है? लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी की उपाधि दी गई है। अगला प्रश्न कथन कारण से है। कथन है दोस्तों, 1928 में लाहौर में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में साइमन कमीशन का विरोध आयोजित किया गया। कारण है, साइमन आयोग में एक भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं था। तो ए और आर दोनों ही कथन सत्य हैं और ए आर की सही व्याख्या भी करता है। एक प्रश्न है दोस्तों, नेहरू रिपोर्ट। तो नेहरू रिपोर्ट किसने तैयार की थी? मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट मोतीलाल नेहरू ने तैयार किया था। अगला प्रश्न है, राजगोपालाचारी और सरदार पटेल, पंडित मोतीलाल नेहरू और गोविंद बल्लभ पंत, सर तेज बहादुर सप्रू और जयकर तथा जवाहरलाल नेहरू और जगजीवन राम में से सर्वप्रथम भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज की मांग किसने की थी? तो भारत के लिए सर्वप्रथम औपनिवेशिक स्वराज की मांग सर तेज बहादुर सप्रू और जयकर ने किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के काल के संदर्भ में नेहरू रिपोर्ट में क्या अनुशंसा की गई थी? भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के काल में नेहरू रिपोर्ट में अनुशंसा की गई थी कि अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षित स्थानों के लिए संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था हो और दूसरा, संविधान में भारतीयों के लिए मौलिक अधिकारों का प्रावधान। तो नेहरू रिपोर्ट इसलिए महत्वपूर्ण है दोस्तों कि सबसे पहले इसने भारतीयों के लिए फंडामेंटल राइट्स या मौलिक अधिकारों की बात की थी। वर्ष 1928 में इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के गठन से कौन संबंध थे दोस्तों? तो दोस्तों, इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के गठन से जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस संबंधित थे, जिसकी स्थापना वर्ष 1928 में की गई थी। नेहरू रिपोर्ट किसकी अध्यक्षता में एक कमेटी द्वारा गठित किया गया और इसका विषय क्या था? तो दोस्तों, नेहरू रिपोर्ट आप जानते हैं मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक कमेटी द्वारा गठित किया गया और इसका विषय था भारत में संवैधानिक व्यवस्थाएं या भारत में संवैधानिक शासन की कुल मिलाकर पुनर्व्याख्या करना। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग के जिस अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना ने अपना 14 सूत्री प्रस्ताव रखा था, तो ये था 1929 का दिल्ली मुस्लिम लीग अधिवेशन। 1929 के दिल्ली मुस्लिम लीग अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना ने अपना 14 सूत्री प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। अगला प्रश्न, कांग्रेस दल की उस शाखा ने जिसके एक प्रमुख नेता जवाहरलाल नेहरू थे, इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना की, वह लीग कब स्थापित हुई थी या किसके विरोध में स्थापित हुई थी? तो ये लीग नेहरू रिपोर्ट के विरोध में इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग स्थापित हुई थी। अगला प्रश्न है, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन से संबंधित जो चैप्टर है उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी अधिवेशन में सबसे पहले पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। तो इससे संबंधित जो प्रश्न हैं उनके बारे में आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान प्रस्तावित किया कि स्वराज को सभी प्रकार के विदेशी नियंत्रण से मुक्त संपूर्ण स्वतंत्रता के रूप में परिभाषित किया जाए। मौलाना हसरत मोहानी ने स्वराज को इस रूप में परिभाषित किया कि सभी प्रकार के विदेशी नियंत्रण से मुक्त संपूर्ण स्वतंत्रता के रूप में स्वराज को परिभाषित किया जाना चाहिए।
अगला प्रश्न है 1921 के अहमदाबाद अधिवेशन में संपूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य मानने का प्रस्ताव किसने रखा था? तो 1921 के अहमदाबाद अधिवेशन में संपूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य मानने का प्रस्ताव हसरत मोहानी ने रखा था। कांग्रेस ने पहली बार भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव कब पारित किया था? वर्ष 1929 में कांग्रेस ने पहली बार भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर कांग्रेस में कब पारित किया गया था? तो दोस्तों पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर कांग्रेस वर्ष 1929 में पारित किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वह अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर कांग्रेस अधिवेशन वर्ष 1929 की अध्यक्षता की थी, जिसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस का लक्ष्य पूर्ण स्वराज किसने घोषित किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1929 के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस का लक्ष्य पूर्ण स्वराज घोषित किया था और 31 दिसंबर 1929 को अर्धरात्रि में भारतीय राष्ट्र ध्वज जवाहरलाल नेहरू द्वारा फहराया गया था। स्वतंत्रता का नवग्रहित तिरंगा पहली बार कब फहराया गया था? तो दोस्तों स्वतंत्रता का नवग्रहित तिरंगा पहली बार 31 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन में फहराया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वह अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने सर्वप्रथम की थी, वो था लाहौर अधिवेशन 1929, जिसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था और इसी अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस की अध्यक्षता सर्वप्रथम की थी। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन इतिहास में इसलिए बहुत प्रसिद्ध है क्योंकि कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग का एक संकल्प पारित किया था। अगला प्रश्न, 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पारित संकल्प में क्या शामिल था? तो इसमें भारत की विदेश नीति की घोषणा की गई थी, पूर्ण स्वराज के लक्ष्य की घोषणा की गई थी और सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने की तैयारी लाहौर अधिवेशन 1929 में की गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, पूर्ण स्वराज संकल्प को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में किसने प्रस्तुत किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था लाहौर सत्र में। तो लाहौर सत्र में जो कार्यकारी कांग्रेस की कार्यकारी कमेटी थी, उसको सविनय अवज्ञा आंदोलन करने का अधिकार दिया गया था। गांधी जी का दांडी मार्च कब प्रारंभ हुआ था? 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने दांडी मार्च प्रारंभ किया था और गांधी जी ने दांडी यात्रा कहाँ से प्रारंभ की थी? साबरमती से। साबरमती अहमदाबाद से गांधी जी ने दांडी यात्रा प्रारंभ की थी और वह प्रांत जिसके सत्याग्रहियों की संख्या महात्मा गांधी के दांडी कूच में सर्वाधिक थी, बहुत ही महत्वपूर्ण है, वह प्रांत जिसके सत्याग्रहियों की संख्या महात्मा गांधी के दांडी कूच में सर्वाधिक थी, तो गुजरात राज्य से दांडी मार्च में सर्वाधिक सत्याग्रही शामिल हुए थे। अगला प्रश्न देखते हैं, असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह, बारदोली कूच तथा भारत छोड़ो आंदोलन में से महिलाओं की भागीदारी सबसे अधिक किस में मानी जाती है? तो नमक सत्याग्रह में दोस्तों महिलाओं की भागीदारी सर्वाधिक थी। दांडी मार्च का उद्देश्य क्या था, यानी दांडी मार्च क्यों शुरू किया गया था? नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी मार्च शुरू किया गया था। एक प्रश्न है, ऑप्शन है दांडी मार्च, भारत छोड़ो आंदोलन, साइमन कमीशन का आगमन तथा गांधी इरविन समझौता में से सबसे पहले कौन सी घटना घटित हुई थी? देखिए, दांडी मार्च, भारत छोड़ो आंदोलन, साइमन कमीशन का आगमन और गांधी इरविन समझौता में से सबसे पहले साइमन कमीशन का आगमन वर्ष 1928 है। साइमन कमीशन का आगमन। दोस्तों कथन और कारण से संबंधित है क्वेश्चन। कथन है आपका, महात्मा गांधी द्वारा नमक आंदोलन वर्ष 1930 में चलाया गया था। ये तो सही है, 1930 में महात्मा गांधी द्वारा नमक आंदोलन चलाया गया था। कारण है, महात्मा गांधी का उद्देश्य था कि गरीबों को नमक मुफ्त में उपलब्ध हो। तो ये कारण सही नहीं है, ये सही है लेकिन कारण सही नहीं है दोस्तों। अगला प्रश्न है,
कथन है, शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूँ। ये कथन किसका है? शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूँ, ये गांधी जी का कथन है। गांधी जी की दांडी यात्रा से संबंधित कथन है, जिसमें उन्होंने कहा था कि शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूँ। महात्मा गांधी की दांडी यात्रा के विषय में जो सत्य कथन हैं वो कौन कौन से हैं? यह पूर्णतः एक पैदल यात्रा थी। दूसरा है, साबरमती आश्रम से प्रारंभ होकर इसका समापन दांडी में हुआ था। और तीसरा है कि साबरमती आश्रम से शुरू समूची यात्रा 24 दिन में पूरी हुई थी। तो ये सभी तीनों कथन सही हैं। अगला प्रश्न, नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान किसने लिया था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन उनके गिरफ्तार होने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान लिया था अब्बास तैयब जी ने। महात्मा गांधी धरसना नामक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के धावे के समय कहाँ पर थे? तो महात्मा गांधी धरसना नमक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के धावे के समय यरवदा जेल में बंद थे। वह आंदोलन जिसमें भाग लेने के लिए आचार्य विनोबा भावे प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन में आचार्य विनोबा भावे प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे। अगला प्रश्न, गांधी जी ने जिस विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया था वो कौन था? तो वो था वेब मिलर। वेब मिलर एक विदेशी पत्रकार था जिसको गांधी जी ने अपने दांडी यात्रा के समय साबरमती आश्रम में ठहराया था। अगला प्रश्न, अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान किसने संगठित किया था? तो दोस्तों सी राजगोपालाचारी ने तंजौर तट पर नमक कानून तोड़ने के लिए एक अभियान का संगठन किया था। अगला प्रश्न है, भारतीय स्वाधीनता के दौरान रेड शर्ट के नाम से भी पहचाने जाने वाले खुदाई खिदमतगारों ने क्या आह्वान किया था? तो रेड शर्ट या लाल कुर्ती आंदोलन के नाम से पहचाने जाने वाले खुदाई खिदमतगारों ने आह्वान किया था कि पठान क्षेत्रीय राष्ट्रवादी एकता का और उपनिवेशवाद के विरुद्ध संघर्ष का। पठान क्षेत्रीय राष्ट्रवादी एकता और उपनिवेशवाद के विरुद्ध संघर्ष का आह्वान खुदाई खिदमतगारों ने किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, लाल कुर्ती दल का संगठन किस लिए किया गया था? लाल कुर्ती दल का संगठन अंग्रेजों को निकालने के लिए किया गया था। गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से कब इनकार कर दिया था? तो दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। रेड शर्ट या लाल कुर्ती आंदोलन के नेता कौन थे? खान अब्दुल गफ्फार खां। इन्हें सीमांत गांधी भी कहा जाता है और ये लाल कुर्ती आंदोलन के नेता थे। वर्ष 1930 में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध प्रसिद्ध पेशावर कांड का नायक कौन था? तो दोस्तों 1930 में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध पेशावर कांड का नायक वीर चंद्र सिंह गढ़वाली थे। जिया तरंग आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ था? मणिपुर में जिया तरंग आंदोलन प्रारंभ हुआ था। और बेगूसराय के चौकीदारी टैक्स के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था, ये सविनय अवज्ञा का हिस्सा था। बेगूसराय में चौकीदारी टैक्स के विरुद्ध आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की असफलता के बाद गांधी जी ने किसे महत्व दिया था? तो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की असफलता के बाद गांधी जी ने रचनात्मक कार्यक्रम को महत्व दिया था। और ये देखिए बिहार स्पेशल बीपीएससी से महत्वपूर्ण प्रश्न, प्रभावती देवी कहाँ की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? तो दोस्तों प्रभावती देवी पटना की एक महत्वपूर्ण स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी। आइए देखते हैं गांधी इरविन समझौता से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। गांधी इरविन समझौता मुख्य रूप से क्यों हुआ था? तो दोस्तों गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी को सहज करने के लिए गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था और इसका उद्देश्य गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी को सहज करना था।
अगला प्रश्न है, वह आंदोलन जिसका स्थगन गांधी इरविन समझौते में किया जाना प्रस्तावित था, तो वो था सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन का स्थगन गांधी इरविन समझौते में किया जाना प्रस्तावित हुआ था। गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षरित होने में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी? टीबी सप्रू यानी तेज बहादुर सप्रू ने गांधी इरविन समझौता संपन्न होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अगला प्रश्न है, इरविन तथा गांधी को दो महात्मा किसने कहा था? इरविन और गांधी को दो महात्मा की संज्ञा सरोजनी नायडू ने दी थी और गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभ को सांत्वना पुरस्कार किसने कहा था? एलेन कैंपबेल जॉनसन ने गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभ को सांत्वना पुरस्कार कहा था। अब आइए देखते हैं कांग्रेस के कराची अधिवेशन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न से दोस्तों कौन कौन से हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन का अध्यक्षता या सभापतित्व तो किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 के अध्यक्ष थे। वर्ष 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए जिसकी अध्यक्षता सरदार पटेल कर रहे थे, मूल अधिकारों तथा आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प किसने प्रारूपित किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों 1931 के कराची अधिवेशन में मूल अधिकारों और आर्थिक कार्यक्रम पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संकल्प पारित किया था। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 को महात्मा गांधी के लोकप्रियता और सम्मान की पराकाष्ठा किसने माना था? सुभाष चंद्र बोस। एस.सी. बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 को महात्मा गांधी की लोकप्रियता और सम्मान की पराकाष्ठा माना था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारतीय स्वाधीनता संघर्ष से संबंधित घटनाओं का सही क्रम आपको तय करना है। तो इसका क्रम सही है गांधी इरविन समझौता, भगत सिंह को फांसी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन और चौथा है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित घटनाओं का एक और सही क्रम मिलान करना है आपको। गांधी इरविन समझौता, राजगुरु को फांसी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन। और ये देखिए दोस्तों, पीसीएस यूपी पीसीएस में कई बार ये प्रश्न पूछा है, स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित घटनाओं का सही क्रम मिलान करना। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। भगत सिंह को फांसी ये भी 1931 में 23 मार्च 1931 को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन और फिर पूना समझौता 1932 में हुआ था। अब आइए देखते हैं गोलमेज सम्मेलन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। इसका पहला प्रश्न है, मौलाना मोहम्मद अली, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, महात्मा गांधी तथा पंडित जवाहरलाल नेहरू में से वह भारतीय नेता जिसने लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो दोस्तों प्रथम गोलमेज सम्मेलन में मौलाना मोहम्मद अली ने भाग लिया था। ऑप्शन थे आपके मौलाना मोहम्मद अली, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो मौलाना मोहम्मद अली ने प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बारे में सही कथन देखते हैं। यह 1930 में आयोजित हुई थी और इसे साइमन आयोग की रिपोर्ट पर चर्चा करनी थी और इसका आयोजन लंदन में हुआ था। तो ये 3 कथन सही कथन हैं प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बारे में। यह 1930 में आयोजित हुई थी, इसे साइमन आयोग की रिपोर्ट पे चर्चा करनी थी और इसका आयोजन लंदन में किया गया था। एक देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, लंदन में हुए प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किसने किया था? के.टी. पाल। के.टी. पाल ने दोस्तों लंदन में संपन्न हुए गोलमेज सम्मेलन में भारतीय क्रिश्चियंस का प्रतिनिधित्व किया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? तो दोस्तों महात्मा गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, साथ में सरोजनी नायडू और मदन मोहन मालवीय भी थे। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी, सरोजनी नायडू और मदन मोहन मालवीय तीनों लोगों ने भाग लिया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व महात्मा गांधी ने किया था। कथन कारण से संबंधित प्रश्न है दोस्तों। कथन है, जवाहरलाल नेहरू ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन 1932 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था
कथन है। कारण है गांधी इरविन समझौते 1931 में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरे गोलमेज सम्मेलन 1931 में भाग लेना अंतर्निहित है। तो दोस्तों जवाहरलाल नेहरू ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन 1932 में भाग लिया था, ये गलत है, लेकिन कारण जो दे रहा है आर, ये सही है। गांधी इरविन समझौते 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना अंतर्निहित था, तो ये सही है। जबकि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जवाहरलाल नेहरू ने भाग नहीं लिया था, इसलिए ये कथन गलत है। महात्मा गांधी जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन सभा में भाग लेने लंदन गए थे तो कहाँ ठहरे थे? किंग्सले हॉल। किंग्सले हॉल में महात्मा गांधी लंदन में ठहरे थे जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने लंदन गए थे। अगला प्रश्न है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के एक प्रतिनिधि के रूप में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी बम्बई से लंदन जिस पानी के जहाज से गए थे उसका क्या नाम था? तो वो था SS राजपूताना, जिस जहाज से महात्मा गांधी बम्बई से लंदन गए थे। महात्मा गांधी दिसंबर 1931 में खाली हाथ भारत लौटे थे लंदन से, और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन दोस्तों सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के मामले पर असफल रहा था। और एक महत्वपूर्ण प्रश्न, उस भारतीय का नाम क्या है जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? तो दोस्तों तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। अगला प्रश्न, 1930 से 32 की अवधि में भारत और ब्रिटेन के राजनेताओं की लंदन में हुई बैठकों का प्रायः प्रथम, द्वितीय और तृतीय गोलमेज सम्मेलन के रूप में उल्लेख किया जाता है। गोलमेज सम्मेलन क्या है दोस्तों? तो 1930 से लेकर 32 तक की अवधि में भारत और ब्रिटेन के राजनेताओं की लंदन में हुई बैठकों का प्रायः प्रथम, द्वितीय और तृतीय गोलमेज सम्मेलन के रूप में उल्लेख किया जाता है। उनका उसी रूप में उल्लेख गलत होगा, क्योंकि ये तीन अलग अलग सम्मेलन नहीं थे, बल्कि एक ही सम्मेलन की अवस्था थी जो 3 सत्रों में संपन्न हुई थी। ये सही है। गोलमेज सम्मेलन जो 1932 में हुआ था वो कौन सा गोलमेज सम्मेलन था? तो 1932 में तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था। ये देखिए दोस्तों, गोलमेज सम्मेलनों के बारे में सही कथन देखते हैं। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर अंबेडकर ने दलित वर्ग के लिए अलग निर्वाचक मंडल की मांग रखी थी, सही है। दूसरा सही कथन है, पूना पैक्ट में स्थानीय निकायों तथा सिविल सेवाओं में दलित वर्गों के प्रतिनिधित्व के लिए विशेष उपबंध रखे गए थे। और तीसरा है, तृतीय गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। तो ये सभी कथन सही हैं। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर अंबेडकर ने दलित वर्ग के लिए अलग निर्वाचक मंडल की मांग रखी थी। पूना पैक्ट में स्थानीय निकायों और सिविल सेवाओं में दलित वर्गों के प्रतिनिधित्व के लिए विशेष उपबंध रखे गए थे। और तृतीय गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। अब आइए देखते हैं सांप्रदायिक पंचाट यानी कम्युनल अवार्ड एवं पूना पैक्ट 1932 से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों सांप्रदायिक अधिनिर्णय किसने घोषित किया था? रैमजे मैकडोनाल्ड, जिसे मैकडोनाल्ड या सांप्रदायिक या कम्युनल अवार्ड भी कहा जाता है। तो सांप्रदायिक अधिनिर्णय रैमजे मैकडोनाल्ड ने घोषित किया था। अगस्त 1932 के रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचाट के द्वारा पहली बार पृथक निर्वाचक समूह किसके लिए बनाया गया? तो अछूतों के लिए दोस्तों कम्युनल अवार्ड या मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचाट के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचक समूह बनाया गया था। मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचाट या कम्युनल अवार्ड ने पृथक चुनाव क्षेत्र एवं आरक्षित सीटों की व्यवस्था किसके किसके लिए की थी? तो इसमें मुसलमानों के लिए, सिखों और अनुसूचित जातियों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र और आरक्षित सीटों की व्यवस्था की गई थी। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने अपना आमरण अनशन कब प्रारंभ किया था? महात्मा गांधी ने पहला आमरण अनशन कम्युनल अवार्ड के समय प्रारंभ किया था।
1932 में महात्मा गांधी ने मरण पर्यंत उपवास प्रधानता इसलिए किया था क्योंकि रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व या सांप्रदायिक अधिनिर्णय कम्युनल अवार्ड की घोषणा की थी। इस कारण महात्मा गांधी ने आजीवन या जीवन रहने तक मरण पर्यंत उपवास किया था। आमरण अनशन भी इसे कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में दलित वर्ग के लिए कितनी सीटें दी गई थी? तो सांप्रदायिक अवार्ड में 71 और पूना पैक्ट में 147 सीटें दी गई थीं दलित वर्ग के लिए। पूना समझौते का उद्देश्य क्या था? तो पूना पैक्ट का उद्देश्य दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व प्रदान करना था। पूना समझौता महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था और इसका उद्देश्य दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देना था। अगला प्रश्न है कथन कारण से संबंधित। कथन है पूना पैक्ट ने कम्युनल अवार्ड के उद्देश्य को धराशायी कर दिया। और दूसरा कारण है कि उसके माध्यम से संसद एवं विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के सीट आरक्षण का मार्ग प्रशस्त हो गया। तो दोस्तों ये ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। दोस्तों एक प्रश्न हमने चर्चा भी कर लिया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के बीच एक समझौता हुआ था जो कहलाता है, तो ये पूना समझौता या पूना पैक्ट है। 1932 में सांप्रदायिक पंचाट या कम्युनल अवार्ड यानी दलित वर्गों के प्रतिनिधित्व को लेकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच ये समझौता हुआ था। अगला प्रश्न है पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए गए। तो सांप्रदायिक अधिनिर्णय के विरुद्ध गांधी जी के आमरण अनशन के बाद पूना समझौता 24 सितंबर 1932 को हस्ताक्षरित हुआ था और इस समझौते पर गांधी जी के समर्थकों एवं अंबेडकर ने हस्ताक्षर किए थे। गांधी जी ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। अगला प्रश्न है सांप्रदायिक अधिनिर्णय की घोषणा के पश्चात क्या संपादित किया गया था? तो कम्युनल अवार्ड की घोषणा के बाद दोस्तों पूना समझौता संपादित हुआ था। अगला प्रश्न है बी.आर. अम्बेडकर, मदन मोहन मालवीय, सी राजगोपालाचारी तथा एम.के. गांधी में से 1932 के ऐतिहासिक पूना समझौते पर हस्ताक्षर किसने किया था? तो पूना समझौते पर भीमराव अंबेडकर, मदन मोहन मालवीय और सी राजगोपालाचारी ने किया था, जबकि गांधी जी ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किया था। अगला प्रश्न है 1932 में पूना पैक्ट के बाद हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई थी। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों हरिजन सेवक संघ के अध्यक्ष घनश्याम दास बिड़ला थे। ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग, बाद में जिसका नाम बदलकर हरिजन सेवक संघ किया गया, इसके प्रथम अध्यक्ष जी.डी. बिड़ला या घनश्याम दास बिड़ला थे। और अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक महात्मा गांधी थे। दलित वर्गों का संघ किसने स्थापित किया था? दलित वर्गों का संघ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने स्थापित किया था। और एक महत्वपूर्ण कथन है महात्मा गांधी क्षणिक भूत की तरह धूल उड़ाते हैं लेकिन अस्तर नहीं उठाते हैं, किसने कहा था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि महात्मा गांधी क्षणिक भूत की तरह धूल उठाते हैं लेकिन अस्तर नहीं। अब आइए देखते हैं कांग्रेस समाजवादी पार्टी से संबंधित प्रमुख प्रश्न। पहला प्रश्न है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की प्रथम बैठक पटना में कब हुई थी? वर्ष 1934। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पटना में बैठक 1934 में हुई थी। और देखिए एम.एन. राय, गणेश शंकर विद्यार्थी, पटमात्तु पिल्लई तथा आचार्य नरेंद्र देव में से कांग्रेस समाजवादी दल का प्रमुख नेता कौन था? तो दोस्तों आचार्य नरेंद्र देव कांग्रेस समाजवादी दल के प्रमुख नेता थे। अगला प्रश्न है वर्ष 1934 में पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी का संयोजक कौन था? अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी का संयोजक डॉक्टर जयप्रकाश नारायण थे। वर्ष 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया था? जयप्रकाश नारायण एवं आचार्य नरेंद्र देव द्वारा 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन किया गया था। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? जयप्रकाश नारायण बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे। लोकनायक, लोकनायक के नाम से किन्हें जाना जाता है? जयप्रकाश नारायण को। और जयप्रकाश नारायण दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? अप्रैल 1946 में।
और श्री नरसिंह नारायण कौन थे? ये समाजवादी थे, यूपी नहीं बिहार स्पेशल से संबंधित है। अब आइए देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण कथनों को। सही कथन है 1936 में हस्ताक्षरित बम्बई मैनिफेस्टो प्रत्यक्ष रूप से समाजवादी आदर्शों के प्रतिपादन का विरोधी था। दूसरा है कि इसको समस्त भारत से बृहद व्यापारिक समुदाय का सहयोग मिला था। ये सही कथन है। बम्बई मैनिफेस्टो 1936 में प्रत्यक्ष रूप से समाजवादी आदर्शों के प्रतिपादन का विरोधी था। अगला प्रश्न है प्रांतीय चुनाव और मंत्रिमंडल के गठन 1937 से संबंधित प्रश्न। ये जो टॉपिक है प्रांतीय चुनाव। तो दोस्तों पहला प्रश्न है 1937 में संपन्न विधानसभा चुनाव में इंडियन नेशनल कांग्रेस को पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। पंजाब में जो विधानसभा संपन्न 1937 में विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें कांग्रेस को पंजाब में पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। और प्रांतीय सरकारों का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया था? 1935 के अधिनियम के तहत प्रांतीय सरकारों का गठन किया गया था। इसके अलावा एक प्रश्न देखते हैं 1935 के अधिनियम के तहत कराए गए विधानसभा चुनाव में मद्रास, बिहार, उड़ीसा एवं बंगाल राज्य में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत कहाँ नहीं प्राप्त किया था? तो बंगाल में, मद्रास, बिहार और उड़ीसा में पूर्ण बहुमत मिला था, लेकिन बंगाल में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। अगला प्रश्न है कुछ ऑप्शन हैं बम्बई, असम, उड़ीसा और बिहार में से वह प्रांत जहां 1937 के आम निर्वाचन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। तो ये असम था। दोस्तों असम में नहीं मिला था, बंगाल में नहीं और पंजाब में नहीं, जबकि बम्बई में पूर्ण बहुमत था, उड़ीसा में था, बिहार में था। इसके अलावा दोस्तों मद्रास में भी पूर्ण बहुमत मिला था कांग्रेस को। 1937 के चुनाव में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या कौन सी है? तो ये 5 प्रांतों में कांग्रेस को बहुमत मिला था 1937 के विधानसभा चुनाव में। 1937 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मंत्रिमंडल कहाँ बना था? तो मध्य प्रांत और उड़ीसा में 1937 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मंत्रिमंडल बना था। वह प्रांत जहां 1937 के आम चुनाव के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई थी, बिहार, मद्रास और उड़ीसा में। बिहार, मद्रास और उड़ीसा में 1937 के आम चुनाव के बाद कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई थी। अगला प्रश्न है बिहार, मद्रास, उड़ीसा एवं पंजाब में से वह प्रदेश जिसमें 1935 के अधिनियम के तहत कांग्रेस की मंत्रिपरिषद का गठन नहीं हुआ था। तो पंजाब में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत नहीं मिला था और बिहार, मद्रास और उड़ीसा में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई थी। अगला प्रश्न है 1935 के अधिनियम के उपरांत 1937 में हुए चुनाव में गठित कांग्रेस मंत्रिमंडलों का कार्यकाल कितना था? कई बार परीक्षाओं में पूछा है। तो दोस्तों 1937 में जो चुनाव हुए थे उसमें कांग्रेस मंत्रिमंडलों का कार्यकाल 28 माह का था। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? मुस्लिम लीग द्वारा 1939 में मुक्ति दिवस मनाया गया था। और कांग्रेस ने भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति कब अपनाई थी? कार्यकारिणी कमेटी 1937 में कांग्रेस ने भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति बनाई थी। एक प्रश्न और 1937 के चुनाव के पश्चात यूपी में गठित मंत्रिमंडल में वित्त विभाग किसे सौंपा गया था? रफ़ी अहमद किदवई को। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों कांग्रेस प्रशासित प्रदेशों में मुस्लिमों की शिकायतों से संबंधित रिपोर्टों का सही कालक्रम क्या है? पीरपुर रिपोर्ट, शरीफ रिपोर्ट, मुस्लिम सफरिंग्स अंडर कांग्रेस रूल। तो ये 3 रिपोर्टें थे मुस्लिमों की शिकायतों से संबंधित। पहली थी पीरपुर रिपोर्ट, दूसरी शरीफ रिपोर्ट और तीसरी मुस्लिम सफरिंग अंडर कांग्रेस रूल। अब आइए देखते हैं कांग्रेस का त्रिपुरी संकट 1939 से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन निर्वाचित हुए? तो 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस निर्वाचित हुए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन जो कि 1938 में आयोजित किया गया था उसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। अगला प्रश्न है दोस्तों हरिपुरा जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का
वार्षिक अधिवेशन 1938 में सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में हुआ था, वो किस राज्य में है? तो हरिपुरा, गुजरात में है। और अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी सम्मेलन में वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। त्रिपुरी कहाँ है? तो त्रिपुरी दोस्तों जबलपुर, मध्य प्रदेश में है। इसमें त्रिपुरी में वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। सुभाष चंद्र बोस दूसरी बार कब अध्यक्ष चुने गए थे? तो ये त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में जबलपुर में त्रिपुरी स्थित है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वह अधिवेशन जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने पी सीतारामैया यानी पट्टाभी सीतारामैया को पराजित किया था, वो था त्रिपुरी अधिवेशन 1939। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किसे निर्वाचित किया गया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन के बाद सुभाष चंद्र बोस और दक्षिणपंथी का समस्त झगड़ा किस प्रश्न पर केंद्रित हो गया था? तो ये झगड़ा था कांग्रेस कार्यकारिणी समिति का गठन। त्रिपुरी अधिवेशन के बाद सुभाष चंद्र बोस और दक्षिणपंथियों का समस्त झगड़ा इसी बिंदु पर केंद्रित हो गया था। अगला प्रश्न है, वह भारतीय राष्ट्रवादी नेता जिसने जर्मनी और ब्रिटेन के बीच युद्ध को ऐसे ईश्वर प्रदत्त युद्ध के रूप में देखा जिसमें भारतीयों को उस स्थिति का अपने हित में लाभ उठाने का मौका मिलता, वो थे सुभाष चंद्र बोस। अब आइए देखते हैं दोस्तों देसी रियासतों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। 1927 की बटलर कमेटी का क्या उद्देश्य था? तो दोस्तों 1927 में गठित बटलर कमेटी का उद्देश्य भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना था। अगला प्रश्न है, ऑल इंडिया स्टेट पीपुल कॉन्फ्रेंस का गठन कब हुआ था? तो 1927 में हुआ था ऑल इंडिया स्टेट पीपुल कॉन्फ्रेंस का गठन। अगला प्रश्न है, 1939 में भारत प्रजामंडल यानी ऑल इंडिया स्टूडेंट्स पीपुल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष कौन थे? 1939 में भारत प्रजामंडल के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे और वह भारतीय संघ में रजवाड़ों का विलय आधिकारिक हुआ था 1947 में। भारतीय संघ में रजवाड़ों का विलय अधिकाधिक 1947 में हुआ था और राज्यों का विलयीकरण किसके नेतृत्व में हुआ था? तो जो रियासतें थीं उनका विलीनीकरण सरदार पटेल के नेतृत्व में हुआ था। अन्य रजवाड़ों का भारत में विलय के बाद जिन 3 राज्यों ने भारत में शामिल होना विलंबित किया था वे 3 राज्य थे जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। JJH या JHJ। तो आप ये जो 3 रजवाड़े थे उन्होंने भारत में विलय देर से किया था, जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न भाग कब बना था? 26 अक्टूबर 1947। 26 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न भाग बना था। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतवर्ष के विभाजन के समय ब्रिटिश भारत के पंजाब, असम, बंगाल तथा बिहार में से वह प्रांत जिसने एक स्वतंत्र एवं संयुक्त एवं स्वतंत्र अस्तित्व के लिए योजना सामने रखी थी, तो वो था पंजाब। भारतवर्ष के विभाजन के बाद पंजाब ने एक संयुक्त एवं स्वतंत्र अस्तित्व के लिए योजना रखी थी। देशी राज्यों में से स्टैंड स्टिल यानी यथावत रहने का समझौते का पक्षधर कौन था? तो देशी राज्यों में से यथावत समझौते का पक्षधर हैदराबाद था। अब आइए देखते हैं द्वितीय विश्व युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध का भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन पे भी प्रभाव पड़ा था, उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नीति क्या थी? तो पूर्ण स्वतंत्रता का आश्वासन मिलने पर ब्रिटेन को सहयोग करना, ये द्वितीय विश्व युद्ध के समय भारत की राष्ट्रीय कांग्रेस की नीति थी। कथन है दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अंग्रेजों को सहयोग प्रदान किया था, कारण क्योंकि उन्हें पूर्ण स्वराज प्राप्त होने की आशा थी। तो ये यस और कथन और कारण दोनों असत्य हैं। कथन और कारण से संबंधित अगला प्रश्न, वर्ष 1939 में सभी प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने त्यागपत्र दे दिया था,
कारण था कि कांग्रेस ने द्वितीय विश्व युद्ध के संदर्भ में वायसराय के जर्मनी के विरुद्ध युद्ध घोषित कर देने के निर्णय को स्वीकार नहीं किया था। तो दोस्तों इसमें कथन और कारण दोनों सही है तथा कारण कथन की सही व्याख्या भी करता है। द्वितीय महायुद्ध कब समाप्त हुआ था? तो द्वितीय महायुद्ध 1939 से प्रारंभ हुआ था और ये 1945 में प्रारंभ हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध जब हुआ तो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल थे। अब आइए देखते हैं पाकिस्तान की मांग से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तानी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? चौधरी रहमत अली और उनके मित्रों ने भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्य पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था। मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र का विचार किसने सर्वप्रथम दिया था? सर मोहम्मद इकबाल ने मुसलमानों के लिए सबसे पहले पृथक राष्ट्र का विचार दिया था। सर्वप्रथम भारत में एक प्रथम मुस्लिम राज्य का प्रस्ताव मोहम्मद इकबाल ने रखा था और पाकिस्तान के अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान के एक अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किया था। एक प्रश्न है, मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत किसने कहा था? महत्वपूर्ण प्रश्न है। मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत सरोजनी नायडू ने कहा था। एक कथन है, नेहरू एक राष्ट्रभक्त है जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ है। नेहरू एक राष्ट्रभक्त है जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ हैं। यह कथन सर मोहम्मद इकबाल द्वारा कहा गया था। ये देखिए मोहम्मद अली जिन्ना के संबंध में सही कथन कौन कौन से हैं? तो ये है, वो दो राष्ट्र सिद्धांत के समर्थक थे। उन्होंने 1940 के मुस्लिम लीग के लाहौर वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी और दूसरा है कि असहयोग आंदोलन में उन्होंने भाग नहीं लिया था। तो ये दोनों कथन जिन्ना के संबंध में सही हैं। अगला प्रश्न है, मुस्लिमों के लिए एक पृथक देश की प्रथम बार निश्चित अभिव्यक्ति कब हुई थी? 1930 के मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में इकबाल के अध्यक्षीय भाषण में मुस्लिमों के लिए एक पृथक देश की प्रथम बार निश्चित अभिव्यक्ति हुई थी। वो अधिवेशन था 1930 का मुस्लिम लीग का इलाहाबाद अधिवेशन, जिसका अध्यक्ष मोहम्मद इकबाल थे। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव कब पारित किया गया था? वर्ष 1940 में। 1940 में मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की मांग करने वाला प्रस्ताव पहली बार पारित किया गया था। वर्ष 1940 में मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में पाकिस्तान के सृजन का प्रस्ताव रखा था? खली कुज्जमा ने 1940 में मोहम्मद लीग के अधिवेशन में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में पाकिस्तान के सृजन का प्रस्ताव रखा था। और अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन जिसमें जिन्ना के दो राष्ट्र के सिद्धांत को मान्यता दी गई थी, वो लाहौर में हुआ था। और मुस्लिम लीग ने भारत के विभाजन की मांग का प्रस्ताव अपने अधिवेशन में किया था लाहौर में। मुस्लिम लीग ने भारत के विभाजन की मांग का प्रस्ताव अपने लाहौर अधिवेशन में किया था। और एक देखिए, वह तिथि जब मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस मनाया था 23 मार्च 1943। 23 मार्च 1943 को मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस मनाया था। और मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन 1940 की अध्यक्षता किसने की थी? मोहम्मद अली जिन्ना ने। दोस्तों, व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था, जबकि दूसरे सत्याग्रही कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में शुरू हुआ था। इसमें विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था, जबकि दूसरे सत्याग्रही पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और एक शब्द है सर्वोदय। सर्वोदय यानी सभी का उदय। तो सर्वोदय शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? महात्मा गांधी ने। अब आइए देखते हैं क्रिप्स मिशन 1942 से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, भारत में क्रिप्स मिशन कब आया था? तो 1942 में आया था क्रिप्स मिशन। और ब्रिटानिया सरकार के प्रस्तावों के प्रारूप की घोषणा जो सर स्टेफर्ड क्रिप्स लाए थे, उसमें क्या सम्मिलित था? तो इसमें भारत को एक डोमिनियन स्थिति दी जानी थी। सभी प्रांतों और राज्यों को मिलाकर एक भारतीय संघ होना चाहिए। कोई भी प्रांत या भारतीय राज्य भारतीय संघ के बाहर निर्णय ले सकता था रहने का। और भारत का संविधान भारत की जनता द्वारा निर्मित किया जाएगा। ये क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव में शामिल था।
दोस्तों 1942 के क्रिप्स मिशन का एक महत्वपूर्ण पहलू क्या था? ये था द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत बाद भारत संघ की स्थापना करना और उसे डोमिनियन पद प्रदान करना। अगला प्रश्न है, युद्ध समाप्त होने पर डोमिनियन दर्जा संविधान सदन द्वारा निर्मित संविधान मान्य कोई भी सूबा भारतीय संघ से बाहर रह सकता था। क्रिप्स मिशन के संबंध में सही है। तो दोस्तों युद्ध समाप्त होने पर डोमिनियन दर्जा और उसके अलावा संविधान सदन द्वारा निर्मित संविधान मान्य होगा और कोई भी सूबा भारतीय संघ से बाहर रह सकता था। ये क्रिप्स मिशन के संबंध में सही कथन है। अगला प्रश्न है, वह जिनकी दृष्टि में क्रिप्स प्रस्ताव एक टूटते हुए बैंक के नाम का एक उत्तर दिनांकित चेक कहा था। ये महात्मा गांधी का कथन है। महात्मा गांधी ने क्रिप्स प्रस्ताव को एक टूटते हुए बैंक के नाम एक उत्तर दिनांकित यानी पोस्ट डेटेड चेक अपॉन ए क्रैशिंग बैंक कहा था। अगला प्रश्न, वह प्रधानमंत्री जिसने भारत में क्रिप्स मिशन भेजा था वो विंस्टन चर्चिल थे। और क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ये क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे। अगला प्रश्न है, गांधी जी के आंदोलनों को राजनीतिक फिरौती किसने कहा था? लॉर्ड लिनलिथगो ने गांधी जी के आंदोलनों को राजनीतिक फिरौती कहा था। अब दोस्तों हम आगे भारत छोड़ो आंदोलन जो 1942 में प्रारंभ हुआ था उससे संबंधित जो प्रश्न बनते हैं और उसके आगे हम इसके अगले पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। आज का वीडियो यहीं तक। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसमें और क्या सुधार किए जा सकते हैं इसके बारे में भी अपनी राय हमें दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।